चलिए डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया अपनी बात रखें। नमस्ते महाराज जी। पिछले 3 दिनों से हम भावना योग की जो जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है वो महाराज जी से प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन महाराज जी की विलक्षण पुस्तक फील टू हील में आई हुई हैं। आज हम और आगे जाते हुए जो भावना योग के 4 चरण हैं उनके बारे में, उनकी वैज्ञानिकता के बारे में प्रथम 2 चरणों की वैज्ञानिकता समझेंगे और उसके बाद में महाराज जी का प्रबोधन सुनेंगे। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग भावना योग है। फील टू हील एक सच में विलक्षण पुस्तक है और उसका भावना योग का वैज्ञानिक आधार अपने आप में अद्वितीय है। इसमें अब क्यों जरूरत पड़ गई ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य बताने की? हम सबको आगम पर, महाराज की वाणी पर, महाराज के लिखे हुए पर पूर्ण विश्वास है। तो जैसा महाराज जी बता रहे हैं वैसा हम लोग करते हैं और दूसरों को करने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन जितने हम लोग हैं, समझो कि हजारों की संख्या में हैं, तो उससे कई गुना ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। क्यों? इसलिए कि विज्ञान में जो विज्ञान है, जो ज्यादा थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, उनको इन चीजों पर विश्वास नहीं आता। उनको विश्वास आता है जब कोई चीज प्रूफ के साथ प्रस्तुत की जाए। महाराज श्री ने बहुत अच्छा प्रयास करके इस वर्ल्ड लिटरेचर से 101 से एक बढ़िया लेख निकाल करके भावना योग की वैज्ञानिकता के ऊपर पूरा प्रकाश डाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि भावना योग के 4 चरण हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायक। इन सब से अब जो आने वाले 2 दिन में, पहले आज मैं 2 चरण लूंगा जिसमें आपको उनकी वैज्ञानिकता बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मस्तिष्क का जो जटिल जो उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, जटिल स्ट्रक्चर, जो सभी भावना योग में जब हम भावना करते हैं तो भावना योग में वो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। वो उनसे जो भी है मस्तिष्क का एक विशिष्ट कार्यों के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। वो जो भाग हैं मस्तिष्क के, उसमें पर्टिकुलरली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये 3 नाम आप जरूर याद रख लेना। जितने दर्शक देख रहे हैं, जितने हमारे शिविर में सम्मिलित लोग हैं, वो ये 3 नाम जरूर याद रखना, क्योंकि इनके बार बार नाम आएंगे। इनके बारे में विस्तृत वर्णन हम परसों के व्याख्यान में दिया जाएगा जब हमारे साथी डॉक्टर सचिन जैन आएंगे। तो अभी बस मैं 3 नाम बता रहा हूं: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब हम आते हैं मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने वाले भावना योग के 4 चरण: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, सामायिक और प्रत्याख्यान। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है, लोग प्रार्थना करते हैं और समझते हैं कि ये तो एक ऐसे ही क्रिया है कि आपने जाके प्रार्थना कर ली, लेकिन नहीं। प्रार्थना करने से जो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, जो प्रार्थना की केमिस्ट्री है, जो उसमें फील गुड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो सब आपको फील गुड कराते हैं। तो ये जो है, ये समझिए कि अभी 50-60 साल के अंतराल में, 50 साल के समय में ही इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई और अब हमारे पास इस टाइप के सारे मोड्स अवेलेबल हैं कि जिनसे हम
पता कर सकते हैं कि विज्ञान इसको बताता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो किस तरह से हमारा ब्रेन, हमारे शरीर के अंदर की केमिस्ट्री, ये सब चेंज होती है और हमको फील गुड कराती है। तो प्रार्थना केवल ऐसी एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये बताने के लिए महाराज जी ने बहुत सारे उदाहरण इंटरनेशनल लिटरेचर से दिए हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में एक एक उदाहरण आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने के पहले आदमी को नम्रीभूत होना पड़ता है। प्रार्थना ऐसे नहीं होती कि आप अकड़ के प्रार्थना करें। प्रार्थना में आपका समर्पण होना चाहिए। जब समर्पण होगा तब फिर आपके अंदर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो जनरेट होता है उसके बारे में हम आपको बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक होता है होप सर्किट। निराशा हताशा के विरुद्ध प्राकृतिक रक्षा तंत्र, तो ये होप सर्किट स्टिमुलेट हो जाता है। अब ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, इसको 2004 में ग्रुपमैन ने अपनी पुस्तक एनाटमी ऑफ होप में बताया कि यह केवल एक कल्पना वाली चीज नहीं है, इसमें यह एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। इसमें मीडियल पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका मैंने नाम अभी बताया था, उसका एक्टिवेशन हो जाता है और इसको रिकॉर्ड किया गया। दूसरी चीज जो प्रार्थना में होती है, जो आपने कई बार सुनी होगी, उसको बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। डॉक्टर साहब, पहले मस्तिष्क की संरचना और भावना का जो जटिल अंतर संबंध है वो आप बता दें। स्क्रीन आ गए जी, स्क्रीन आगे, इसको पहले डिटेल कर दे तो ज्यादा अच्छा है, लोग समझ जाएंगे। अभी हमने नाम लिए थे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, अमेगडाला का, तो मैंने कहा था कि आप लोग ये 3 नाम जरूर आवश्यक रूप से याद रखना। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये 3 मुख्य हैं। जब हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे फोरहेड में यहां पर होता है। देखिए मेरी तरफ देखिए, यहां फोरहेड में यहां पर होता है। इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है विवेक, तर्क संगत विचार, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण का काम करना। यानी सारा इंटेलिजेंट काम आप किसी भी परिस्थिति में हैं, यदि उसमें कोई आपको डिसीजन लेना है तो आपकी पर्सनैलिटी इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कैसा डिसीजन लेंगे, अच्छा लेंगे, खराब लेंगे, नहीं लेंगे, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसको बताता है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है अमिगडाला। अमिगडाला, इसका नाम ऐसा है कि ये बादाम के आकार का होता है। यदि आप अपना हाथ कान के जस्ट ऊपर रखेंगे तो इसके दोनों तरफ अमिगडाला होता है अंदर, मतलब ये उसकी सरफेस एनाटमी है। तो यहां से अमिगडाला होता है। अमिगडाला जब तीव्र और आदिम भावनाओं, भय, क्रोध का केंद्र होता है, यानी आपको अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया या कोई अचानक से आपके सामने कोई दीवार गिर गई, तो उस समय इमीडिएटली क्या करना, ये अमिगडाला डिसाइड करता है। तो जिसको बोलते हैं, वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है कि या तो इस परिस्थिति का सामना करो या फिर भाग जाओ। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट फ्लाइट मोड का रिस्पॉन्सिबल है अमिगडाला। और उसके बाद में हिप्पोकैम्पस, जो आप याद रखते हैं, जो आपको याद रखने के लिए आपको शिक्षा देता है, आपको स्टिमुलेट करता है, उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। यानी स्मृति निर्माण
और अनुभवों को सहेजने के लिए जो जिम्मेदार है वो है हिप्पोकैम्पस। तो ये 3 नाम जरूर आवश्यक रूप से आप सब याद रखें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस। जब नकारात्मक भावनाएं एमिग्डाला को सक्रिय करती हैं, जिससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है, यानी यदि नकारात्मक भावनाएं हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स कि जो आपके डिसीजन लेने में आपकी सहायता करता है, वो कमजोर पड़ जाएगा। उसको स्ट्रांग, जिसका स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांग डिसीजन लेता है, क्योंकि जो पीएफसी, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको दरअसल सीईओ बोलते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ होता है, सारे डिसीजन लेता है। आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है और सीईओ कमजोर है, तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आपको रोक देगा। ऐसा ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, और इसको स्ट्रांग बनाता है भावना योग। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको एमिग्डाला से जो भी आपको भय क्रोध के जो आपको निशान मिलेंगे, तो उनको विवेकपूर्ण तर्कसंगत विचार के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको तैयार करेगा। तो ये इसमें ये 3 स्ट्रक्चर आप याद रखें। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड। भावना योग के 4 चरण: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायक। अब प्रार्थना में पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका प्रणाली को सक्रिय हो जाती है, और एक बार पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका प्रणाली सक्रिय हो जाती है तो आपका फिर भला ही भला है। तनाव हार्मोन या कॉर्टिसोल, जो एक्चुअली आपका तंत्रिका प्रणाली को निष्क्रिय करती है, वो तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाएगा तो फील गुड हार्मोन जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सब बढ़ जाते हैं। ये हो गई इसकी केमिस्ट्री, प्रार्थना की केमिस्ट्री, कि वहां पर फील गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में आता है प्रतिक्रमण। तो पहले हम प्रार्थना के ऊपर हम आपको कुछ उदाहरण जो महाराज श्री ने अपनी पुस्तक फील टू हील में दिए हैं, उनके बारे में हम बताएंगे थोड़े से। मैंने आपको बताया कि प्रार्थना से सकारात्मक आत्म संवाद होता है, भावनात्मक पुनर्निर्देशन होता है, और इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन। तो ग्रुपमैन ने 2004 में ये बताया था कि प्रार्थना में होप सर्किट जो स्टिमुलेट होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। फिर आता है सीबीटी। आजकल सीबीटी की बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं पूरे विश्व में सीबीटी के ऊपर, क्योंकि आजकल अवसाद के और दूसरे मेंटल कंडीशंस बहुत हैं, तो उसके लिए सीबीटी से उसका इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सीबीटी कुछ नहीं है, नाम बड़ा सा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सीबीटी में थॉट और इमोशंस, इनकी स्टडी की जाती है, थॉट एंड इमोशंस, और उससे आपका बिहेवियर क्या होता है ये स्टडी की जाती है। तो सीबीटी का जो थेरापिस्ट होता है वो दरअसल आपको थॉट और इमोशंस को पॉजिटिव बनाने की सलाह देता है, कराता है, और उसके लिए इतना चार्ज करता है कि आप सोच नहीं सकते, और उसकी कई 15-15, 20-20 सिटिंग्स कराना पड़ती हैं। सीबीटी बहुत हेल्पफुल है डिप्रेशन में, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर में, एंजाइटी में। तो इसमें जो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और यही तो हम भावना योग में करते हैं। भावना योग में यही किया जाता है कि आप अपने विचारों को समझें, इमोशंस को अच्छा करें, तो आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। तो पूरा भावना योग इस सीबीटी के प्रिंसिपल पर बना हुआ है। इसकी भी स्टडी एक है 1976 की बेक द्वारा,
जिसमें सीबीटी का जो इमोशनल डिसऑर्डर्स में स्टडी की गई और वो बताया गया। उद्देश्य की स्पष्टता और दिशा निर्देश ये भी प्रार्थना से आता है। आप देखना, प्रार्थना से अद्भुत केमिकल और फिजिकल और इलेक्ट्रिकल और न्यूरोलॉजिकल बहुत चेंजेस होते हैं। तो उसमें RAS मस्तिष्क का जो फिल्टर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इसको भी बताया है डिस्पेंजा ने 2017 में बिकमिंग सुपर नेचुरल नाम अपनी किताब में। इमोशनल कैथारसिस, एक इसको समझ लेना, जब हमारे पास बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा स्टोर हो जाता है और हम कुछ भी ना समझ पाते हैं ना सोच पाते हैं। तो उस समय आपको कुछ नकारात्मकता को शेड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। ये भी पेन बेकर 1979 में ओपनिंग अप नामक किताब में उन्होंने बताया था कि किस तरह से कर सकते हैं। और यही जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बोलते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, जब आप बोलते हैं तो दरअसल आप अपनी नेगेटिव भावनाओं का कैथारसिस करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको यह बताया कि प्रार्थना से क्या होता है। इसी तरह से तंत्रिका विज्ञान में भी फ्रंटल जो आपका PFC है वो उसमें मस्तिष्क तरंगों का संतुलन होता है, मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों का सक्रिय होना होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स की कमी होती है, कार्टिसोल की। तो इसके भी सब रेफरेंस महाराज जी की इस पुस्तक में है, जिन्हें आप देख सकते हैं। फिर तीसरा होता है ऊर्जा विज्ञान। तो ये जो बताए दो मैंने, ये मनोवैज्ञानिक और तंत्र का विज्ञान में जो इफेक्ट आता है प्रार्थना का वो बताया। अब तीसरा है ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से प्रार्थना में क्या होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमारे चारों तरफ ऊर्जा है, और इसको थोड़ा सा ये मेटाफिजिकल है लेकिन उसके इफेक्ट दिखते हैं, इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं ऊर्जा को, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उसका हमको इफेक्ट दिखता है। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी या इमोशनल ट्रांसमिशन जो है, इरादे की शक्ति, स्पष्ट इरादा, गहरी भावना, ये सब होता है प्रार्थना करने से। और एक चीज और कि सामूहिक प्रार्थना हम जब बैठ के सब लोग एक साथ भावना योग करते हैं, जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक रेजोनेंस फील्ड बनता है। मैककार्टी जो थे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के 2007 में द ग्लोबल कोहेरेंस इनिशिएटिव में उन्होंने ये बताया कि जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो एक रेजोनेंस फील्ड बन जाता है। तो ये था प्रार्थना के 3 चरणों में उसके इफेक्ट। तो आज आपने प्रार्थना के बारे में समझा, प्रार्थना का और जो कुछ भी भावना योग में जो इफेक्ट है, अब महाराज श्री उसके बारे में बताएंगे। नमस्ते महाराज।